चलिए नमस्कार, गुड इवनिंग। और वंस अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैक्स वेबर थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। इससे पहले हम लोगों ने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत पढ़ा था मैक्स वेबर का, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्स वेबर का सत्ता का सिद्धांत। बिफोर डिस्कस about the theory of authority, at first we have to understand what is the difference between power and authority. सत्ता का सिद्धांत पढ़ने हम जा रहे हैं, तो इससे पहले ये जानना जरूरी है कि सत्ता और शक्ति, what is the difference between सत्ता and शक्ति। तो सत्ता को भी पढ़ना है और शक्ति को भी पढ़ना है। Mainly we have to study about the सत्ता, authority, but before knowing about the power we cannot understand the authority. शक्ति को समझने से पहले हम सत्ता को नहीं समझ सकते हैं। That's why we will have to understand at first power and then after authority. और इस थ्योरी में हम अथॉरिटी को समझेंगे क्या है, और उसके बाद the types of authority which has been defined and described by Max Weber, we will also discuss on it. Okay, चलिए तो थोड़ा सा बात करते हैं पावर। What is power? बहुत बोलते हैं हम लोग शक्ति 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 ना, है क्या पावर? ये बहुत सारे इस पे बहुत सारे स्टेटमेंट, बहुत सारे तथ्य कहे जा सकते हैं। जैसे पावर आप कह सकते हैं टू इन्फ्लुएंस समवन। पावर मीन्स टू इन्फ्लुएंस समवन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस समवन, किसी को प्रभावित करने की क्षमता, ये पावर है आपका। एबिलिटी टू विन समथिंग ऑन समथिंग और समबडी, टू एबिलिटी टू विन समथिंग और समबडी, किसी को जीत लेने की क्षमता। और एबिलिटी टू गेट योर आइडियाज एक्सेप्टेड बाय अदर्स, दूसरों के द्वारा अपनी बात को मनवा लेना, दिस इज ऑल्सो पावर। ठीक है। एबिलिटी टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द पीपल अगेंस्ट देयर विल, लोगों के व्यवहारों को नियंत्रित करने की क्षमता, वो भी उनकी इच्छा के विरुद्ध है। इट मीन्स अगेंस्ट देयर विल, उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर उनसे काम करवा लेना। How is this possible? This is possible because of power. चलिए और क्या कह सकते हो? एक बात ध्यान रखना, वेबर used the word herself for the authority in his original writing. वेबर ने जब अपनी ओरिजिनल राइटिंग लिखी थी या ओरिजिनल जब बात किया था, तो उसने अथॉरिटी वर्ड नहीं दिया था, एक जर्मन वर्ड यूज किया था। उसकी स्पेलिंग में बता दे रहा हूं, HERRSCHAFT, हेरसाफ्ट, HERRSCHAFT। मेरी जर्मन प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, प्रोनाउंसिएशन गलत होगा तो प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ करें, बट स्पेलिंग मैंने बता दिया है। अथॉरिटी के लिए जो वर्ड वेबर ने यूज किया था, HERRSCHAFT, हेरसाफ्ट। चलिए अब यहां पे मैंने बात की आपसे पावर के बारे में। व्हाट इज द पावर? मैंने आपको बताया टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अदर्स अगेंस्ट देयर विल, टू गेट योर आइडियाज एक्सेप्टेड, लोगों से अपनी बात मनवा लेना, टू इन्फ्लुएंस समवन, किसी को प्रभावित करने की एबिलिटी, दिस इज पावर। अब अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी इज ए लेजिटिमाइज्ड पावर। लेजिटिमाइज्ड मीन्स वैधानिकता प्रदान कर दिया जाना। जब किसी चीज की वैधानिकता प्रदान कर दी जाती है, जब किसी चीज को लीगल कर दिया जाता है, तो उसे ही कहा जाता है सत्ता। जब तक आप कोई चीज अपने ताकत के बल पर करते हैं, उससे अपना काम कराते हैं, उसके द्वारा अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं, उसके द्वारा लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, टिल देन दिस इज व्हाट पावर। बट जस्ट एज द पीपल गिव द legality to that
एक्टिविटी टू दैट बिहेवियर, दिस बिकम्स द अथॉरिटी। और जब लोग, जब समाज, जब सरकार आपके इस कृत्य को, आपके इस बिहेवियर को क्या दे देती है, उसको एक वैधानिकता दे देती है कि यस, आप जो भी कर रहे हैं वो सही है, तो वही क्या बन जाती है, सत्ता बन जाती है। शक्ति से सत्ता का डिफरेंस इतना ही है, जब लोग उसको वैधानिकता प्रदान करने लगे, जब आप उसको जब लोग उसको सहमति प्रदान कर दें, जब लोगों का विश्वास उस पर जाग जाए, इसको कहते हैं सत्ता। चलिए, सत्ता के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या उसके फॉलोइंग एलिमेंट्स हैं, ये कह सकते हैं, तो उस पर अपन देख लेते हैं। सत्ता में क्या क्या चीजें मौजूद होनी चाहिए। सत्ता या तो एक इंडिविजुअल रूलर या ग्रुप ऑफ रूलर्स होगा। सत्ता को जो चलाने वाला होगा या तो एक इंडिविजुअल रूलर भी हो सकता है चलाने वाला, और ग्रुप ऑफ रूलर्स भी हो सकता है। ठीक है, जैसे इंडिविजुअल रूलर मीन्स आप कह लें कि कोई एक ऑफिस में बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, है ना, दे ऑल आर रनिंग द इंस्टीट्यूशंस, और उनका एक बॉस भी हो सकता है जो उन सबको चलाता है। ठीक है, रूलर और ग्रुप ऑफ रूलर। चलिए, इंडिविजुअल और एक पॉइंट इसमें है, द विल ऑफ द रूलर टू इन्फ्लुएंस द कंडक्ट ऑफ द रूल्ड विच मे बी एक्सप्रेस्ड थ्रू कमांड्स। मीन्स इसमें क्या होगा कि जो सत्ता को चलाने वाला है, दैट पर्सन विल गिव द कमांड्स, and the people and the person who are doing under that person, they will follow the instruction, they will follow the orders which will be given by the higher authority, है ना। सत्ता में जो हायर अथॉरिटी का व्यक्ति है, उसके द्वारा जो भी कमांड्स दिए जाएंगे, है ना, वो अप्लाई करना पड़ेगा, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो उस में नीचे संबंधित है, नीचे के पद को धारित करता है। अब ये भी बात आती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि सत्ता पे बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है कि नहीं। हाउ विल यू जज, हाउ विल यू असेस, कैसे पता करेंगे कि सत्ता में जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है कि नहीं। तो इसका तरीका यही है कि लोग उसकी बात को कितना फॉलो करते हैं, ये पता चल जाएगा। किसी भी इंस्टीट्यूशंस में जाइए आप, तो वहाँ का जो बॉस है उसकी बात को लोग कैसे एक्सेप्ट करते हैं, कितना मानते हैं, तो उससे पता चल जाएगा कि वो जो बॉस है वो कितना इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है। ठीक है, और एक चीज और होता है वहां पे सत्ता में जो एलिमेंट्स हैं, कि धीरे धीरे जो भी कमांड दिए जाते हैं हायर अथॉरिटी के द्वारा, बॉस के द्वारा, ठीक है, धीरे धीरे जो एम्प्लॉय होते हैं, जो एम्प्लॉय और जो ऑफिसर्स होते हैं, धीरे धीरे इंटरनलाइज कर लेते हैं, आंतरिक अपने क्या कहें कि उसको अपने आप में उतार लेते हैं। धीरे धीरे जो भी इंस्ट्रक्शंस, कमांड दिए जाते हैं, द सेम थिंग्स इज रिपीटेड। होता क्या, बार बार कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स दिए जाते हैं, धीरे धीरे उनकी आदत पड़ जाती है और वो उसको अपने आप में उतार लेते हैं और कोई परेशानी उन्हें नहीं होती है। सारी चीज़ें धीरे धीरे वो कर लेते हैं। चलिए, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे अथॉरिटी से संबंधित जो मैंने आपको बता दिया। यू विल फाइंड ऑल दीज थिंग्स इन ऑल द इंस्टीट्यूशंस। आपको सारे इंस्टीट्यूशंस में मिलेंगे ये, कि एक रूलर होगा, दैट विल रूल ओवर द एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स। ठीक है, और उसके बाद जो भी वो इंस्ट्रक्शंस देगा, तो वो उस संस्था के कर्मचारी या अधिकारी उसका पालन कर रहे हैं कि नहीं, इससे उसका इन्फ्लुएंस पता चलेगा कि सामने वाला बंदा कितना इन्फ्लुएंशियल है। फिर तीसरी चीज़, एक बात मैंने और भी बताई, ये भी होता है कि धीरे धीरे आप उसको इंटरनलाइज कर लेते हैं। संस्था का जो भी बॉस है, वो जो भी हमें इंस्ट्रक्शन देगा,
in the beginning it may be that there may have been the problem for us to apply, but in the later time we become accustomed of doing anything which is given as the instruction by the boss. शुरू में दिक्कत होती है लेकिन बाद में कोई दिक्कत नहीं होती है करने में, क्योंकि वो हम उसको इंटरनलाइज कर लेते हैं। ये सारी चीजें हैं। चलिए तो अब टाइप्स ऑफ अथॉरिटी पढ़ लेते हैं। 3 प्रकार की सत्ता बताई है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कुछ है नहीं सत्ता के सिद्धांत में। पावर और अथॉरिटी का डिफरेंस अगर आप जान लिए तो ये सिद्धांत कुछ भी नहीं है, और जो कि मैंने बता दिया है। पावर में क्या होता है, यू डोंट हैव द सपोर्ट ऑफ द पीपल, यू डोंट हैव सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यू डोंट हैव सपोर्ट ऑफ द मास। लोगों का, जनता का, सरकार का आपके पास सपोर्ट नहीं है पावर में। जैसे आपके पास ताकत बहुत है और अपने बाहुबल के द्वारा लोगों को आप झुकाते हैं, दिस इज पावर, दिस इज पावर। बट if you get your work done by your power and your power is supported by the government, आपके पास पावर है और उस पावर को सपोर्ट कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, लोग करते हैं, तो वो क्या हो गया, सत्ता हो गई। एक पुलिस वाला अपनी ड्यूटी निभाता है तो उसके पास पावर है, लेकिन उस पावर के पीछे कौन है, गवर्नमेंट है, तो ये सत्ता है। और ऐसे ही एक व्यक्ति जो पुलिस वाले से भी ज्यादा बाहुबली हो और जनता का सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, तो दैट इज पावर, दैट इज नॉट अथॉरिटी। बट द पुलिस मैन एक्चुअल हु इज डूइंग द वर्क और हु होल्ड्स एनी पोस्ट, दैट इज इन द अथॉरिटी। कोई ऐसा पुलिस वाला जो कि कोई पद को धारित करता है, उसके पास क्या पावर है, लेकिन उस पावर के पीछे गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, अथॉरिटी है। समझ गए हैं आप डिफरेंस बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी, ठीक है। चलिए टाइप्स ऑफ अथॉरिटी पढ़ते हैं। पहला क्या है, फर्स्ट अथॉरिटी जो उसने बताई है मैक्स वेबर ने, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, परंपरात्मक सत्ता। ट्रेडिशनल अथॉरिटी हिंदी में बोलेंगे परंपरात्मक सत्ता या परंपरागत सत्ता। तो इसमें क्या, इट इज हेरिडिटेरी। ये क्या है, हेरिडिटेरी है, परंपरात्मक है, वंशों से चली आ रही है। नॉट रिटर्न, परंपरात्मक सत्ता कहीं रिटर्न में नहीं होती है कि हाँ दादाजी संभाल रहे थे अभी तक घर की सत्ता, तो फिर दादाजी के बाद चले जाएंगे तो ये संभालेंगे, ये चले जाएंगे तो फला व्यक्ति संभालेंगे। दीज ऑल थिंग्स आर नॉट रिटर्न, these are going on with the tradition, so that is why this is called the traditional authority, ठीक है। तो क्या होता है, हेरिडिटेरी होती है, नॉट रिटर्न होती है, लिखित नहीं होती है, नॉट डिफाइंड एक्यूरेटली, कोई कहीं डिफाइंड नहीं होती है, कहीं लिखा नहीं है इसके विषय में, कोई लिटरेचर नहीं है इसका, ठीक है। डिराइव्स इट्स लेजिटिमेसी फ्रॉम लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशंस, लेकिन ये वैधता कैसे लेकर आती है, कैसे अपने आप को मनवा लेती है ये, बिकॉज दिस इज गोइंग ऑन फ्रॉम द लास्टिंग टाइम्स, फ्रॉम लॉन्ग टाइम्स दिस इज गोइंग ऑन, दैट इज वाई इट शुड बी रिमेंड इन द सिस्टम, इट शुड बी रिमेंड इन द ट्रेडिशन। लोग ये मानने लगते हैं कि हमारे हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से ये परंपरा चली आ रही है और इसलिए वी शुड एक्सेप्ट दिस, हमें इसको मानना चाहिए, ये इसकी वैधता का राज है। तो ये कहलाता है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे आज भी या बहुत लंबे समय तक घरों में पिता की सत्ता चलती थी, घरों में पिता की सत्ता चलती थी या पितृ सत्तात्मकता थी, लेकिन जस्ट एज द सोसाइटी पास्ट, जस्ट एज द न्यू थॉट्स, न्यू वैल्यूज, new beliefs came into existence in the society, the old traditions, beliefs, values started to
क्रैश। जैसे जैसे जो पुराना समाज था उसमें ये सारी चीज़ें थी, लेकिन जैसे जैसे नया समाज आया, नए बिलीफ्स आए, नए वैल्यूज़ आए, तो ये सारी चीज़ें जो है क्रैश होने लगी। तो अपन जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है ना, ये प्राचीन समाजों में ज़्यादा पाया जाता था। जैसे पिता की जो सत्ता है तो पितृसत्तात्मकता से ही चलेगी, पितृपक्ष से ही चलेगी पूरा का पूरा घर का जो सत्ता है, ठीक है। और आज भी ऐसा कई जगह पे होता है। लेकिन आज जो बच्चे हैं अपने माँ बाप का सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन उनकी सत्ता को चुनौती भी देते हैं। यदि उनको ऐसा लगता है कि घर में कुछ गलत हो रहा है तो अपने दादाजी, अपने पिताजी और बहुत से बड़े लोगों की भी सत्ता को चुनौती देते हैं। बट दिस वॉज नॉट प्रिवेल्ड इन द ट्रेडिशनल सोसाइटी। पुराने समाजों में ऐसा ज़्यादा नहीं होता था, ठीक है। अब देखेंगे प्राचीन समाज में एक और आप देख लीजिए, जिसे पंच का रोल होता था वहाँ पे, उसको ईश्वर का प्रतिनिधि समझा जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। राजा की जो सत्ता हुआ करती थी, किंग्स अथॉरिटी, है ना, तो राजा को ईश्वर का अवतार समझा जाता था। तो ये सारी सत्ता वहाँ पे भी, है ना, मौजूद थी। चलिए अब दूसरा हम देख लेते हैं, एक करिश्मेटिक अथॉरिटी। करिश्मेटिक अथॉरिटी, हालांकि करिश्मेटिक थोड़ा सा बाद में बता देना चाहिए। रैशनल या लीगल अथॉरिटी आपको बतानी चाहिए, रैशनल या लीगल अथॉरिटी। दूसरा नंबर है, पहला थोड़ा सा क्रम में चेंजेस हो गया है, मैं आपको बता दूंगा। दूसरा है रैशनल या लीगल अथॉरिटी, वैधानिक सत्ता जिसको बोलते हैं। वैधानिक सत्ता ऐसी सत्ता को कहते हैं जिसमें लक्ष्य और साधन, जो कि लीगल और रैशनल जो एक्शन की हमने बात किया था जब हम थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन पढ़ रहे थे मैक्स वेबर का, तो 4 प्रकार की क्रिया हम लोग पढ़े थे उसमें। तो उसमें एक था रैशनल एक्शन, जिसको कि ज्वेक रैशनल मैंने बोला था, है ना, जर्मन में ज्वेक रैशनल बोला था। तो यहाँ पे एक सत्ता है रैशनल या लीगल अथॉरिटी। आप इसको रैशनल या लीगल अथॉरिटी बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे वैधानिक सत्ता। तो इसमें क्या होता है, इसमें लक्ष्य और जो साधन है ना, उसको प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति इसके लायक रहेगा उसको बैठाया जाता है इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार की सत्ता को कहा जाता है वैधानिक सत्ता। और वैधानिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी भी होनी चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए। जैसे कलेक्टर, जैसे एसपी, जैसे डीएसपी, जैसे महिला बाल विकास अधिकारी, जैसे सहायक प्राध्यापक, जैसे प्राध्यापक, जैसे एक क्लर्क। ये सब किसमें आएंगे, रैशनल या लीगल अथॉरिटी में। इसमें क्या होगा, इनका कार्य डिफाइंड होता है। ट्रेडिशनल अथॉरिटी में हमने देखा ये कहीं डिफाइंड नहीं है, बट रैशनल लीगल अथॉरिटी में क्या होता है, दैट इज डिफाइंड, दैट इज वेल डिफाइंड। एलिजिबिलिटी बिल्कुल डिफाइंड होती है कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, और एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर बनने के लिए कैसे प्रमोशन होगा, ऑल दिस थिंग्स आर इन द रिटन, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब होंगी, है ना, रिटर्न में होगा कोई चीज, वेल डिफाइंड रहेगा, ठीक है, सैलरी डिफाइंड रहेगी, ठीक है, ये सारी चीजें जब रहेंगी तो कहलाएगा रैशनल या लीगल अथॉरिटी। और मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है। अब तीसरा हम देख लेते हैं करिश्मेटिक अथॉरिटी। करिश्मेटिक अथॉरिटी, अब करिश्मेटिक अथॉरिटी मतलब हिंदी में बोलेंगे करिश्माई सत्ता, चमत्कारिक सत्ता। यू वुड हैव सीन मेनी एग्जांपल्स इन द सोसाइटी। बहुत सारे उदाहरण आपने समाज में देखे होंगे, ठीक है। ये रिलेटेड होते हैं करिश्मा से, रिलेटेड टू करिश्मा, चमत्कार से संबंधित होते हैं, बड़ा चमत्कार दिखाते हैं। थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स विल हैव द पीपल हु रिलेटेड टू द करिश्मेटिक अथॉरिटी। और जो व्यक्ति करिश्मेटिक अथॉरिटी से संबंधित, उसके थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ फॉलोअर्स होंगे। दे इन्फ्लुएंस द पीपल इन वास्ट रेंज, लाखों लोगों को, वास्ट रेंज में लोगों को प्रभावित करते हैं। और दे हैव द आर्ट टू अट्रैक्ट द पीपल, और ऐसे लोगों के पास एक बड़ा आर्ट होता है लोगों को अट्रैक्ट करने का।
और एक चीज और बता दूं मैं, इनका जो पीरियड होता है, करिश्मेटिक अथॉरिटी से संबंधित जो लोग हैं उनका करिश्मा हमेशा बना रहे ये जरूरी नहीं होता है। टिल व्हेन देयर करिश्मा एग्जिस्ट विद द पीपल विद इन द what to say, just as their charisma is remained in the society, till then they, what to say, they take the advantage of that authority. जब तक इनका करिश्मा बना रहता है तब तक ये इसका लाभ लेते हैं, लेकिन जैसे ही इनका करिश्मा बंद हो गया, इनका काम बंद हो गया, इनकी बातें समाज में नहीं हो रही हैं, वैसे ही धीरे 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 इनका प्रभुत्व खत्म हो जाता है। जैसे आप बहुत सारे राम रहीम का देखिए, जब तक थे तो बहुत था करिश्मा, आसाराम बापू जी का देखिए, तो ऐसे छोटे मोटे लोग ऐसे बहुत होते हैं जिनका करिश्मा बना रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को पता चलता है कि अब तो करिश्मा रह नहीं गया, अब कुछ दूसरा ही चीज़ हो गया, तो धीरे धीरे वो करिश्मा खत्म भी हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे जो करिश्मेटिक अथॉरिटी होती है कैन चेंज इनटू ट्रेडिशनल अथॉरिटी। जो करिश्माई सत्ता होती है कभी कभी ट्रेडिशनल अथॉरिटी या पारंपरिक सत्ता में भी चेंज हो सकती है। कैसे? आपने देखा होगा, साईं बाबा का एग्जाम्पल लेते हैं अपन। साईं बाबा करिश्मेटिक अथॉरिटी के एग्जाम्पल हैं, but what happens now? Sai Baba is not existing in the society now. Sai Baba is no more here, but still the trust of Sai Baba is going on. Temple of Sai Baba is established in Maharashtra, Shirdi. तो वो जो करिश्मेटिक अथॉरिटी थी that has changed into what? ट्रेडिशनल अथॉरिटी। वो जो करिश्मा था वो ट्रेडिशन बन गया। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो करिश्मेटिक अथॉरिटी होती है ट्रेडिशन के साथ साथ इट कीप्स ऑन गोइंग, इट डज नॉट फिनिश, इट डज नॉट एंड, देन इट बिकम्स व्हाट? ट्रेडिशनल अथॉरिटी। करिश्मेटिक अथॉरिटी क्या बन जाती है? ट्रेडिशनल अथॉरिटी में भी आ जाती है। जब वो करिश्मेटिक अथॉरिटी लंबे समय तक चलने लगती है ना, सालों सैकड़ों सालों तक चलने लगती है, तो वो करिश्मेटिक अथॉरिटी ट्रेडिशनल अथॉरिटी बन जाती है। तो ये भी होता है। इसको एक नाम दिया है, ध्यान रखना, और इसको एक नाम दिया है मैक्स वेबर ने, रूटिनाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन। ठीक है, ठीक है, रूटिनाइजेशन ऑफ करिश्मा। इसको ध्यान रखिएगा कि जब कोई करिश्मेटिक अथॉरिटी वाला व्यक्ति या करिश्मेटिक जो अथॉरिटी है वो क्या हो रही है, कई लंबे समय से चली आ रही है, सालों साल से चली आ रही है, और वो अब ट्रेडिशनल अथॉरिटी बन चुकी है, तो उसी को वेबर ने रूटिनाइजेशन ऑफ करिश्मा कहा है। ROUTINIZATION, रूटिनाइजेशन ऑफ करिश्मा। जैसे है ना, अब मैंने एग्जांपल दिया आपको शिरडी साईं बाबा का, ये करिश्मेटिक अथॉरिटी से ट्रेडिशनल अथॉरिटी में, अब करिश्मेटिक अथॉरिटी भी है, चूंकि लंबे समय से चल रहे हैं तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी भी में भी ये आ जाएगा। और इसी को जो करिश्मेटिक अथॉरिटी से ट्रेडिशनल अथॉरिटी में आने की जो पूरी प्रोसेस है उसी को रूटिनाइजेशन ऑफ करिश्मा नाम दिया है मैक्स वेबर ने। एक और एग्जांपल है डेरा सच्चा सौदा का। डेरा सच्चा सौदा 1948 से चल रहा है। उसके जो गुरु थे राम रहीम, जो कि अभी जेल में हैं, तो अभी भी वो चल रहा है, 1948 से अभी तक चल रहा है। तो उसको भी आप कह सकते हैं कि दैट वाज करिश्मेटिक अथॉरिटी, और अभी तक चल रहा है तो क्या हो गया, ट्रेडिशनल अथॉरिटी में भी आ गया, और उस पूरी प्रोसेस को क्या कह दिया है, रूटिनाइजेशन ऑफ करिश्मा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले, तो 4 प्रकार की क्रियाएं हमने पढ़ी थी, है ना, उसको ध्यान रखिएगा, और 3 प्रकार की अथॉरिटी बताया है। ठीक है, बेसिक डिफरेंस क्या है,
मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही मैक्स वेवर में। उसकी नेक्स्ट थ्योरी अपन पढ़ेंगे आइडियल टाइप्स, आदर्श प्रारूप। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है। स्टूडेंट्स जनरली मेक मिस्टेक टू अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ आइडियल टाइप्स। थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन मैं उसको क्लियर करूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।